अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 है ना। कैफ 7 लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1। सही है भाई। चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, किस हवाले से, किस चीज़ के ऊपर हमने बात कर ली थी लास्ट क्लासेस में? टाइप्स ऑफ कंपनीज बताई थी। सबसे पहले आप लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो किसके तहत होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत। फिर मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बताया था। बॉडी कॉर्पोरेट को याद करने के लिए आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए? 3 बातें पता होनी चाहिए। वो 3 बातें कौन सी हैं? कहाँ है लिखने का? कहाँ है भाई? अरे तुम्हारा कहाँ है? वो रजिस्टर्ड लाइब्रेरी में छोड़िए। अच्छा, तो भाई क्या होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड in Pakistan under Companies Act, organization incorporated in Pakistan under any other law, organization incorporated outside Pakistan। ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर में आती हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट का मेन रीजन क्या है? दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, इसका मतलब कि सर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट्स के अंदर ही आती है, ऐसा ही है। यानी कि सर हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट। फिर मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, वो क्या थी कि सर हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन सी हैं। एक हमारे पास थी जिसे हम कहते थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में हमारे पास सबसे पहली चीज कौन सी थी? लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स। सर अब ये बाई शेयर्स के अंदर हमें 3 बातें पता होनी चाहिए थी। वो कौन सी थी? पेड, अनपेड और पार्शियली पेड। सर पेड का मतलब क्या है कि जहां पर आपने क्या कर दिया हो, आपने अमाउंट को कंप्लीटली पे कर दिया हो। अनपेड का मतलब आपने अमाउंट पे ही नहीं किया। और पार्शियल पेड का मतलब जहां पे आपने अमाउंट को क्या किया हो? आधा पे किया हो। हाँ या ना? तो सर अब 2017 के एक्ट के हिसाब से अब कितना पे करना है आपको? अब आपको हमेशा क्या करना होगा? फुली पेड ही करना होगा। ऐसा ही है। अब अनपेड या पार्शियल पेड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। ठीक है, अब सर अगर गारंटी होगी तो इसमें मैंने आप लोगों को एक बात तो बताई थी, 1 साल वाली रेजिग्नेशन वाली, और एक मैंने बताई थी कि सर या तो अगर ये पैसा कहां से पे करेंगे? कंपनी के ऑपरेशन से पे करेंगे। और अगर हम कंपनी के ऑपरेशन से पे ना कर सके तो फिर कौन पे करेगा? वो शख्स पे करेगा जिसने गारंटी ली है। और वो पे कब करेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हाँ या ना? फिर मैंने आप लोगों को बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था एक चीज जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में। सर होल्डिंग कंपनी का नाम, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी को क्या किया हो? उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड किया हो। सर एक होता है जिसे हम कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब क्या है कि जहां पर आपने सब्सिडियरी के 100% शेयर्स को क्या किया वो हो? एक्वायर किया वो, होल्ड किया वो, उसे हम क्या कहते हैं? होली ओन्ड सब्सिडियरी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनीज हमारे पास कौन सी है जिसके अंदर हमें 3 बातें याद करनी थी? 1 इज सर इनके ऊपर एक लिमिट है, और वो किस चीज की है कि नंबर ऑफ मेंबर्स की। इनके नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 50, यानी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर इसके अंदर तो 2 बातें हमें याद रखनी थी। वो 2 बातें हमारे पास कौन सी थी? वो 2 बातें हमारे पास कौन सी थी? पहली बात जो हमारे पास थी वो कि सर यहाँ पे एम्प्लॉइज को हम शामिल नहीं करते। वो नंबर ऑफ, ऑब्वियस बात है, मेंबर्स और एम्प्लॉइज वैसे भी अलग अलग हैं, तो हम मेंबर्स में एम्प्लॉइज को शामिल नहीं करते। दूसरी बात क्या है हमारे पास कि सर जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम कितना कंसीडर करते हैं ब्रदर? 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर रिस्ट्रिक्शन के बारे में। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप क्या नहीं कर सकते? आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते। ऐसा ही है। फिर हमारे पास प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस चीज की है कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट
नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था रिस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबिशन में फर्क होता है। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है कि सर जहां पे आपको सख्ती से मना किया हुआ और उसमें आपके पास कोई चांस ना हो, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि सर जहां पर आपके पास कोई चांस हो सकता है। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर, सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में बताया था। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है कि जिसमें उसको ओन करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, वो सारा कुछ कौन कर रहा होता है? वो एक बंदा कर रहा होता है। सर एक बंदा, कोई भी एक बंदा एक कंपनी क्यों स्टार्ट करेगा यार? सोल प्रोप्राइटरशिप करता रहे ना भाई, एक वजह से, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ऐसा ही है सर। सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी कभी हम वो कंपनी बनाते हैं तो हम उसी वक्त क्या कर लेते हैं, एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। और ट्रस्टी आपका काम कब शुरू होगा सर? जब आप मर जाएंगे। मरने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि सर आपके जो नेक्स्ट टू किन है वो यहाँ वो एक बंदा है या एक से ज्यादा है। अगर वो एक बंदा है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली उसी को एसएमसी कंपनी ट्रांसफर कर देंगे। और अगर वो एक से ज्यादा है, मल्टीपल लोग हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर्ड कर देंगे। फिर सर हमारे पास पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक हमारे पास वो कंपनीज हैं जो कि आपके पास या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। सर पब्लिक, लिस्टेड और अनलिस्टेड के अंदर लिस्टेड कौन सी होती है? जो कि पीएसएक्स के अंदर अपनी शेयर्स की ट्रेडिंग कर रही होती है, वो कौन सी कहलाती है? वो आपकी लिस्टेड कहलाती है। और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी कहलाती हैं? जो कि चाहे तो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकती हैं लेकिन अभी वो ट्रेड नहीं कर रही होती। ऐसा ही है सर। मेरा आपसे सवाल, क्या वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं? अभी अनलिस्टेड कंपनीज नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक वो अपने आप को एज ए लिस्टेड रजिस्टर्ड ना कर लें। आ गई बात समझ? आईपीओ वाली मैंने आपको बातें बताई थी। आईपीओ क्या था? दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कब आएगा? जब आप शेयर्स को क्या कर रहे होंगे, जब हम पहली बार किसी भी कंपनी को क्या कर रहे होंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर जा रहे होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि सर ये अब हमें आईपीओ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर मैंने आपको और क्या बताया था कि सर हमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के अंदर, एसएमसी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? एक। और मैक्सिमम भी कितने होंगे? एक ही होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 50। रट्टे यहां से देख के बता रहा, फिर भी गलत बता रहा है। कितने होंगे? 50। और फिर सर पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी के अंदर 3। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर सर हमारे पास पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम की सर लिमिट जो है दैट इज 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। याद आ रहा है? एक बात सर, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए और अगर हमने 180 दिन के अंदर उन नंबर ऑफ मेंबर्स को पूरा ना किया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर आपने उस लिमिट को पूरा ना किया, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी, यानी अब आप पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। यहाँ तक बातें की थी, यहाँ तक है कोई मसला? जी सर, जो आपने बताई सर्टिफिकेट बाय गारंटी, अगर उसमें जो आपने बताया था 1 ईयर वाली रिस्ट्रिक्शन के बारे में, तो 1 ईयर में अगर वो दे देता है और वो चला जाता है डायरेक्टर, तो जो पिछले वाले हम जिसने नहीं ना उसके लिए भी नहीं होगा लाइफ? नहीं। तो वो जो भी उसने लिखा हुआ है उसके लिए बाकी डायरेक्टर लायबल होंगे, वो नहीं होगा? कंपनी लाइबल होगी। बाकी डायरेक्टर्स तो लाइबल होंगे, जो हैं वो तो लाइबल होंगे, लेकिन वो उसकी लाइबिलिटी किसी आने वाले के ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। भाई फर्ज करो ना, आगे पैदा होने पे कोई बंदा लाइबिलिटी शिफ्ट करता है, बोला पैदा हो गया, बोला इसके ऊपर लाइबिलिटी, तो आप सोते हुए उठ जाओगे, बोला नहीं ये क्या हरकत है यार, पाकिस्तान के अंदर बच्चा रोते हुए क्यों पैदा हो रहा है? इसकी एक वजह ये है और कोई वजह नहीं है। समझ आई बात? और दूसरा ये कि सर जो वोटिंग राइट्स के बारे में आपने बताया था, उसके लिए लाजमी है कि भाई जनरल मीटिंग फिजिकली विजिट करें, क्या ऑनलाइन वगैरह का होते हैं वोटिंग राइट एक्सेप्टेबल? यार आप बहुत ही आगे के सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कोशिश करना आगे का कोई भी सवाल नहीं पूछना, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद आपको बताना है, आपको तड़पने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, रुसवा नहीं करूँगा। हाँ सर ज़रा सुन लें सर,
यहां पर मीटिंग में प्रेजेंट वर्ड यूज किया जाता है। एक वर्ड यूज किया जाता है मीटिंग के लिए, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? प्रेजेंट। अब सर प्रेजेंट का मतलब होता है फिजिकली प्रेजेंट भी और वीडियो लिंक के थ्रू प्रेजेंट भी। वोटिंग में कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा होता है कि सर प्रेजेंट का। अब वो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास दो किस्म के वर्ड्स होते हैं, एक होता है फिजिकली प्रेजेंट और दूसरा होता है वीडियो लिंक के थ्रू प्रेजेंट। तो सर इन दोनों को मिलाकर प्रेजेंट की कैलकुलेशन होती है। हाँ, इन दोनों को मिला के प्रेजेंट की कैलकुलेशन होती है। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन क्या फिजिकल स्टूडेंट्स के ऊपर हो रही होगी? ऑनलाइन वालों को भी मिला के हो रही होगी। इसका मतलब कि प्रेजेंट का मतलब जहां पे ये दोनों क्या हो, शामिल हुए हुए हो, दोनों प्लस हुए हुए हो। सही है भाई? डन। चलें जी, अब अपने पास आप लिखेंगे रेगुलेटर्स ऑफ कंपनी। कौन से ऐसे लोग हैं जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं, कंपनी को देखते हैं, कंपनी को जांचते हैं? वो लोग हमारे कौन से कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स। जी जी, सब पे अप्लाई है। ठीक है, जरा सुनिएगा। सर कंपनी को रेगुलेट करने वाले लोग कौन से होते हैं? देखिए, दो किस्म के लोग हैं जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मींस देखना, यानी रेगुलेट का ये मतलब भी आप ले सकते हैं कि सर किन लोगों के पास कंपनी को मॉनिटर करने का, कंपनी को देखने का, कंपनी को चलाने वाले राइट्स होते हैं। इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कौन है, यानी किसके पास ऑथराइजेशन है। ठीक। अब सर हमारे पास दो किस्म के लोग हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास अथॉरिटी है। सबसे पहला इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेगुलेशन। दूसरा इंटरनल रेगुलेशन। ठीक है, यानी एक्सटर्नली बाहर से कौन सा शख्स कंपनी को रेगुलेट कर रहा है और इंटरनली कंपनी के अंदर कौन कंपनी को रेगुलेट करता जा रहा है। अब मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता रहा हूं एक्सटर्नल रेगुलेशन या एक्सटर्नल रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले SECP, that is Securities Exchange Commission of Pakistan. Secondly, that is registrar, and the third one is court. इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वो हैं जो एक्सटर्नली कंपनी को रेगुलेट करते हैं। फिर इंटरनल रेगुलेटर्स कौन है? One is members, और directors.
बेटा डायरेक्टर्स के अंदर नॉन एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये एक बहुत ही बात की एक डिस्कशन है। आप जब डायरेक्टर्स के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको इन सब के अलग अलग मतलब पता लगेंगे, क्योंकि अभी आप नॉन एग्जेक्टिव कहेंगे और मैं नॉन एग्जेक्टिव बोल दूंगा तो वहां से सवाल आएगा नॉन एग्जेक्टिव कौन है। अगर मैं बोल दूंगा इंडिपेंडेंट तो फिर सवाल आएगा इंडिपेंडेंट कौन होते हैं। मैं बोलूँगा एग्जेक्टिव तो सवाल आएगा एग्जेक्टिव कौन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहां पे जाके पढ़ेंगे तो वहीं पे बात करेंगे कि कौन से डायरेक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज आप अपने पास लिखना स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रार के फंक्शंस, क्योंकि सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल रेगुलेटर्स की। तो इन सब में सबसे पहले लिख लें अपने पास फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार। सर सबसे पहली चीज, सबसे पहला फंक्शन रजिस्ट्रार का क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि जब कंपनी पैदा होती है तो इसको ये पैदाइश का सर्टिफिकेट देता कौन है? इसको वो जो पैदाइश का जो सर्टिफिकेट होता है वो देता है आपका रजिस्ट्रार। तो लिखें अपने पास इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। और ये क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि सर कंपनी जो पैदा हुई है इसको पैदाइश का एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वो सर्टिफिकेट एक्चुअली कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहलाता है। सर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? इस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है सर एक ऐसा सर्टिफिकेट जो किस लिए बना हुआ हो, जो आपको आपके बिजनेस को कैरी करने के लिए दिया जा रहा हो कि हमने आपको हर तरीके से एनालाइज कर लिया, अब हमें पता लग गया कि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हैं, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है? उस सर्टिफिकेट का नाम होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो कितने सर्टिफिकेट आपको मिलने होंगे? एक कौन सा? पैदाइश का। और दूसरा कौन सा? आपके बिजनेस को कैरी करने का। एक कौन सा सर्टिफिकेट? आपके इनकॉर्पोरेट होने का, आपके बनने का, आपके पैदा होने का। और दूसरा कौन सा सर्टिफिकेट? आपके बिजनेस को कैरी करने के लिए एक सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होता है। यार पहले कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? फर्ज करो अगर आपको आपकी हर चीज का सर्टिफिकेट मिलता तो पहले आपको आपके चलने का सर्टिफिकेट मिलता है या पैदा होने का? तो पहला सर्टिफिकेट आपको कौन सा मिलना होगा? इनकॉर्पोरेशन का। और दूसरा फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। अब ये कौन सी सर्टिफिकेट, कौन सी कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि सर क्या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सबको लेना लाजमी होता होगा? सारी कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना लाजमी है, और वो सर्टिफिकेट आपको मिलता कहां से है? वो आपको रजिस्ट्रार से मिलता है। आ रही है बात समझ? अगली बात फिर आप अपने पास लिखिएगा, सर रजिस्टर ऑफ MOA एंड AOA। आपकी MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सर रजिस्ट्रेशन कहां से होती है? रजिस्ट्रार के पास है। यानी आपका MOA और आपका AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड कौन करता है? रजिस्टर्ड करता है आपका रजिस्ट्रार।
चाहिए? कॉमेडी कर रहा है, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट कौन रजिस्टर हो, आपका एमओए और आपका एओए, रजिस्टर्ड कौन कर रहा होता है? रजिस्ट्रार। अब सर अगर मुझे अपने एमओए, भाई आपका एक डॉक्यूमेंट है ना, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को कभी चेंज करवाते हैं या हर बार चेंज करवाते हैं? कभी कभी। भाई अगर कभी कभी फर्ज करो कि भैया ने एनआईसी कार्ड बनवाया, एनआईसी कार्ड के ऊपर इनका नाम गलत लिखा हुआ आ गया, क्या ये चेंज करवाएगा? क्या सबके साथ होता है? नहीं सर, सबको अपनी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करवानी होती, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करवानी पड़ जाती है। भैया भाई को अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करवानी है, यानी अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें कोई भी चीज अमेंड करवानी है, कोई चीज ऑल्टर करवानी है, तो आपको कहां जाना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। लिख लें। तो इसका मतलब कि अगर आपको ऑल्टर करवाना हो या आपको अमेंड करवानी हो चीजें, तब भी आपको कहां पे जाना पड़ता है? आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, बात आसान हुई, समझ आ रही है ना? समझिएगा जरा। सर कंपनी शुरू करने से पहले भाई मोबाइल रखना पड़ेगा तो कंपनी शुरू होगी, क्योंकि बड़ी चीज है ना यार, वरना ऐसे तो कंपनी नहीं शुरू हो सकती, मुश्किल काम हो जाएगा ना। अब यार अगर फर्ज कर लेते हैं कि सर मैंने एक कंपनी शुरू करनी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले नाम डिसाइड करना पड़ेगा। सर हो सकता है कि मैं नाम को रिजर्व करवाऊं पहले, कि भैया मैं नाम रखना चाहता हूं सोरठिया कंपनी। अब आप जो सोरठिया कंपनी जो नाम रखना चाहते हैं, तो आपको पहले वो नाम क्या करवाना पड़ेगा? वो रिजर्व भी किसके पास करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। सर मुझे नेम की अप्रूवल करवानी है, वो अप्रूवल भी कौन करता है? सर मुझे नेम को रेक्टिफाई करवाना है, चेंज का, अगर कोई भी चीज करवानी है तो वो सारी चीजें किससे हो रही होंगी? रजिस्ट्रार से। यानी कि पहली चीज सर मुझे क्या करवाना है? रिजर्व करवाना है, अप्रूव करवाना है, रेक्टिफाई करवाना है। कोई भी चीज अगर मुझे करवानी है तो वो किसके थ्रू होगी? रजिस्ट्रार के थ्रू हो रही होगी भाई। सर तो फिर आपने एसईसीपी क्यों लिखा है, जब सारे काम तो रजिस्ट्रार कर रहा है? आ रहा है ना दिमाग में? बोला भाई सब काम ये कर रहा है तो वो क्यों लिखा भाई? अभी बताऊंगा कि कुछ ऐसे काम हैं जो उसने अपने पास रखे हुए हैं, वो उस काम से वो ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। आ रही बात समझ? अब जरा सुने। सर एक शख्स होता है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। कौन जा रहा है? आप। अब आप कौन? सवाल ये, क्वेश्चन मार्क। अभी तो आप शेयर होल्डर बने ही नहीं, अभी तो आप मेंबर बने ही नहीं, अभी तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो आप कौन? सवाल समझ आ रहा है भैया? फाउंडर है ना, आप कौन? अब जो आप है ना उसके नाम बता रहा हूं, जरा समझते हैं बात। जो भी शख्स कंपनी को स्टार्ट करता है वो कहलाता है कंपनी का प्रोमोटर। क्या कहलाता है? प्रोमोटर।
जो शख्स जिसको भैया ने फाउंडर मेंबर भी कहा है, जो शख्स कंपनी को स्टार्ट करता है वो शख्स कंपनी का कौन कहलाता है? प्रोमोटर। क्या कहलाता है? प्रोमोटर। सर आप ना डॉक्यूमेंट के ऊपर, भाई फर्ज करो क्लास में डिसाइड हुआ कि यार ये टीचर सही नहीं है। हाँ, मैं स्कूल में नहीं होता था यार, जाके कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल को, टीचर सही नहीं है। अब ये डिसाइड किया सबने, लेकिन जब बोला प्रिंसिपल की ऑफिस चलो, तो अब सब जाएंगे या कुछ जाएंगे? हो सकता है सब भी चले जाएं, हो सकता है कुछ जाएं। तो सर इसी तरह प्रोमोटर्स तो आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, साथ हो गए, बोला हाँ भाई कंपनी शुरू करते हैं, टेंशन नहीं है। जब आप कहीं पिकनिक का प्लान करते हैं ना, दोस्तों से पूछते हैं, बोला हाँ भाई, वो बोला डन जानी, सुबह नाश्ता भी हो, मेरी तरफ से कर लियो नाश्ता, टेंशन नहीं है। अब ये सारे क्या हो गए, ये ऐसे। फिर जब बोलेंगे ना, बोला भाई चलने का सीन है हाँ परसों, अरे अम्मी नहीं मान रही, अम्मी तेरे रिश्ते के लिए नहीं मान रही, अम्मी तेरी ये बाहर जाने के लिए नहीं मान रही, अम्मी तेरी किसी चीज़ के लिए, तो अम्मी के ऊपर टोपी रखता है बेटा, और कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब प्रोमोटर कौन होता है? जो स्टार्ट में जितने लोग गैदर हुए होते हैं और सर वो सारी इनिशियल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं कंपनी की, वो सारे के प्रोमोटर्स कहलाते हैं। सर जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे ना, तो बनाने के बाद आखिर में आपको सिग्नेचर्स करनी पड़ती हैं। तो वो जो लोग उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट पे? MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब वो सिग्नेचर्स कर देते हैं सर, अब वो बन जाते हैं सब्सक्राइबर्स। कब क्या बन जाते हैं? सब्सक्राइबर कब बनते हैं? जब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे क्या कर रहे होते हैं? MOA एंड AOA के ऊपर वो जब क्या कर रहे होंगे? सिग्नेचर करके जमा करवाएंगे। क्या बोला मैंने? सबमिट करवाएंगे। किसके पास सबमिट करवाएंगे? रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाएंगे। और फिर सिर्फ सबमिशन नहीं हो रहा, वो साथ में आपको और क्या दे सकता है? अप्रूवल। कि हाँ भैया मैंने जो तुमने मुझे लिख कर दिए ना डॉक्यूमेंट में, वो सारी चीजें मैं क्या करता हूं? अप्रूव करता हूं। अब मैं आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करता हूं। जब वो सर हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेज देगा, अब मैं क्या बन गया? अब मैं बन गया मेंबर। हाँ या ना? मैं मेंबर कब बनूंगा? हाँ जी जी। अब मैं क्या बन गया? मेंबर। कब मेंबर बना? जब मुझे क्या मिल रहा होगा? अप्रूवल फ्रॉम। और अच्छा लिख दूं तो इसको मैं ये लिख देता हूं कि सर जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गई। अब मैं क्या बन गया? अब मैं बन गया भैया मेंबर। सर अब मैं मेंबर तो बन गया, अब हो सकता है कि मैं मेंबर लिमिटेड बाय शेयर्स वाला हूंगा या मैं लिमिटेड बाय गारंटी वाला हूंगा। सर अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स वाला हूं या गारंटी वाला हूं, अब मैं बन जाऊंगा कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या बन जाऊंगा? कॉन्ट्रीब्यूटरी। मुझे कब बनना पड़ेगा? मुझे कंट्रीब्यूशन कब देनी पड़ेगी? वाइंडिंग अप के ऊपर। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, हाँ या ना? जब कंपनी बंद हो रही होगी तो सर अब मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सर वाइंडिंग अप के ऊपर मुझे कैसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है और मेरे पास अनपेड अमाउंट है तो मुझे वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या बन गया? मैं कंट्रीब्यूटरी बन गया। आ गई बात में? तो ये मैं आपको किसके नाम बता रहा हूं? ये मैं आपको इनके नाम बता रहा हूं कि स्टार्ट में जब ये गैदर हुए और ये सारे कामकाज कर रहे थे कंपनी बनाने के लिए, तो ये लोग कौन कहलाते हैं? जी भाई बिल्कुल।
लिमिटेड बाय गारंटी होंगे तब भी ना भैया, आखिर में अगर आपकी कोई अमाउंट रिमेनिंग है और आपको देनी है तो आप क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी। हाँ या ना? जब सर MOA AOA पे आपने सिग्नेचर कर दिए, अब आप कौन है? सब्सक्राइबर। सर सिग्नेचर करने के बाद और अप्रूवल आने के बाद अब आप कौन बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। और सर मेंबर बन गए, अब कंपनी बंद हो रही है और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी है, एज अ मेंबर आपके ऊपर लाइबिलिटी है, अब आप क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? अब आप अपने पास एक फंक्शंस के अंदर ही हमने ये थोड़ा सा ऐसा शस्का कराया, अब आगे फिर से फंक्शंस भी आ रहे हैं हम जिंदगी में। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार। फिर सर हमारा MOA और AOA रजिस्टर्ड भी करता है और ऑल्टर भी करता है, चेंजेस भी करता है, और फिर नेम रिजर्व भी करता है, नेम को अप्रूव भी करता है, रेक्टिफाई भी करता है, चेंज भी करवाता है। सारे के सारे मामला किसके हाथ में? इसके हाथ में। हाँ या ना? सर कंपनी जब चल रही होगी, अब कंपनी चल रही है, तो भैया जब कंपनी चलेगी तो कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। सर वो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग्स हैं, या कंपनी के नए डायरेक्टर्स कुछ अपॉइंट हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम नोटिसेस किसको भेजे जा रहे होंगे? रजिस्ट्रार को भेजे जा रहे होंगे। किसको भेजे जा रहे होंगे? रजिस्ट्रार को भेजे जा रहे होंगे। कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगी। कौन भेज रही होगी? कंपनी भेज रही होगी। कौन कौन सी चीजें भेज रही होगी? लेकिन अपने पास आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, या इस तरह की तमाम चीजें हमें किसके पास, या दूसरे डिफरेंट नोटिसेस हमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। सर हमें अपने रिकॉर्ड्स भी इनको भेजने पड़ेंगे। किस चीज के रिकॉर्ड्स भेजने हैं रजिस्ट्रार को? ये जरा सुनिएगा। सर हमने अगर कोई चीज प्लेज करवाई है, या मॉर्गेज करवाई है, या चार्ज करवाई है, तो किसको पता होना चाहिए? जिसने आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड किया है। हाँ है ना भाई? आपकी बातें, चीजें किसको पता होनी चाहिए? आपके घर वालों को। हाँ है ना भैया? तुझे नाम दिया, तुझे रजिस्ट्रेशन दी, तुझे सब कुछ दे दिया अपना, अब तू सबको बता रहा है, हमें नहीं बता रहा सिर्फ कि तू सुट्टे मारता है। तू बतानी चाहिए ना। यहाँ तो अगर गलत लग रहा है तो लगाना ही नहीं चाहिए। अगर एक बंदा अपनी गाड़ी कल्टस की तस्वीरें लगाए, सही है, और वो सुट्टे लगाए ये ना बताए, नहीं होती ना। वो लगा सकते हैं लेकिन लगा क्यों नहीं रहे? तो इसका मतलब हर चीज लगाने बतानी चाहिए ना भाई उनको। अब देखूं है लग दी लानत। अच्छा अच्छा बेट देखिए। अब जरा सुनो इस बात को। सर आपके पास फर्ज कर लो आपको प्लेज, मॉर्गेज, वॉर्गेज पता है ना? मैंने आप लोगों को बताया था कैफ 4 के अंदर। प्लेज का मतलब खाली सुन लें,
प्लेज का मतलब होता है सर, जब भी कभी मैं कोई मूवेबल गुड्स एज अ सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट में देता हूं। मैंने आपसे लोन लिया और उसके बदले में मैंने आपको एक मूवेबल सिक्योरिटी रखवा दी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लेज। तो भैया आपने जो मूवेबल सिक्योरिटी रखवाई है सर, इसका रिकॉर्ड भी आप किसको दे रहे होंगे? रजिस्ट्रार को दे रहे होंगे, ताकि उसको पता हो। अब आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सोचो, आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाया रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या समझ रहा है? इनके पास तो एसेट्स हैं, भरे पड़े हैं। ओ भैया, इस एसेट में से तुमने कितने तो लोन के अगेंस्ट में रखवाए हैं, वो भी तो बताओ, वरना एक गलत पिक्चर शो नहीं हो जाएगी कि वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के क्या समझ रहा होगा कि अबे भैया इनके पास तो इतने एसेट्स हैं, लेकिन कितने तुमने लोन के अगेंस्ट में रखवाए हुए हैं, वो अगर लोन नहीं पे करोगे तो ये भी चले जाएंगे। तो वो भी तो उसको बताओगे या नहीं बताओगे? लिंक समझ आया आपको? लिखो अपने पास। तो हम क्या करते हैं, हम तमाम के तमाम प्लेज के, हम तमाम मॉर्गेज के, हम तमाम चार्ज के, कितनी चीजें हमने चार्ज रखवाई हुई हैं कि अगर हम आपको पैसे ना दे सकें तो आप क्या कर लेना, वो चीजें आपकी हो जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी? हमें उनको बतानी पड़ेंगी कि ये चीजें हम लोन के अगेंस्ट में रखवा चुके हैं। जी भाई। इसकी वजह यह है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, लोग आपके शेयर्स खरीद रहे हैं। जानी सुनना, लोग आपके शेयर्स खरीद रहे हैं। लोग आपके शेयर्स किसकी वजह से खरीद रहे हैं? इसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देने की वजह से। आ रही है बात समझ? क्योंकि ये तमाम चीज़ें देखता है कि आप जितनी चीज़ें जमा करवा रहे हो, जितनी बातें अपने शेयर होल्डर्स को बता रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो सब सच की बुनियाद पे है या नहीं, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें उसके पास रखी हुई हैं। इवन जो आप मीटिंग्स करते हैं वो भी जमा करवाते हैं, ताकि रिकंसाइल भी तो हो सके ना यार। समझे या नहीं? अब तो हमने सर अगर कोई चीज चार्ज करवाई है, कोई चीज प्लेज करवाई है, या कोई चीज मॉर्गेज करवाई है। मॉर्गेज मतलब जो आप इमूवेबल चीज गिरवी रखवाते हैं, सॉरी, हाँ, जो आप क्या करवाते हैं, कोई इमूवेबल चीज अगर आपने गिरवी रखवाई है लोन के अगेंस्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉर्गेज। क्या कहते हैं बेटे? मॉर्गेज कहते हैं। डन सर। और ये क्या कर सकता है? किसी भी ऑफिसर को इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकता है, बुला सकता है। किसी भी ऑफिसर को इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकता है? बुला सकता है। कौन बुला सकता है? रजिस्ट्रार। अगर उसको लगे कि यार ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी भी ऑफिसर को, किसके, कौन सी कंपनी के ऑफिसर को? आपकी कंपनी के ऑफिसर को, किसी भी लेवल के ऑफिसर को वो क्या कर सकता है? बुला सकता है, कॉल कर सकता है। किस लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। ये सारी बातें मैं किसके लिहाज से आपको बता रहा हूं? रजिस्ट्रार के पावर्स और रजिस्ट्रार की फंक्शंस। अगर आपका एग्जामिनर आपको बोले मुझे रजिस्ट्रार की पावर्स बताओ, तो आप ये बताएंगे। वो बोले रजिस्ट्रार के काम बताओ या फंक्शंस बताओ, तो भी आप यही बताएंगे कि रजिस्ट्रार ये सारे काम कर रहा होता है। आ गई बात समझ? सर अगर आपको पता है ना, एजीएम के टाइम वगैरह फिक्स्ड होते हैं कि यार इन महीनों के अंदर इतने टाइम के बाद ये एजीएम हो जानी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। सर अगर एक कंपनी अपने एजीएम के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना चाहती है कि यार हम फर्ज करो मार्च में होनी है, हम मार्च में नहीं कर पाएंगे, हमें आप कोई मजीद इजाफी 1 महीना दे दें, हम अप्रैल में कर देंगे मीटिंग। हम कब कर देंगे? अप्रैल में। अब हमें इजाफी 1 महीना दे दें। सर क्या रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि सर वो एजीएम के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा दें? जी हां, है ये पावर। लेकिन सर कौन सी कंपनी के एजीएम के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता है? अदर देन लिस्टेड कंपनीज।
other than listed companies. ठीक है, क्या जब कंपनी उससे रिक्वेस्ट करेगी तो फिर वो आपको एक्सटेंशन टाइम पीरियड भिजवा देगा, हाँ खुद देगा। ठीक है सर, और जरा पावर्स लिखिएगा। और पावर्स क्या है सर? ये आपके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक शर्त पे, आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम SECP। अब यहां पे SECP की भी आपको एक पावर दिख गई है, हाँ या ना? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, कि सर आपकी कंपनी की बुक्स एंड अकाउंट्स को आकर इंस्पेक्ट कर सकता है। बोला भैया देखो, नहीं ऐसे नहीं, इसका मतलब कि सर इसको पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमिशन हासिल करनी पड़ेगी। किससे? SECP से। सही है। अब सर बुक्स एंड अकाउंट्स में क्या कोई फर्क होता है? सर बुक्स में और अकाउंट्स में फर्क होता है, तो सर वो क्या इंस्पेक्ट करेगा, बुक्स या अकाउंट्स? दोनों। बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स का मतलब होता है यहां पर सर डिटेल्ड वर्जन ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? समराइज वर्जन। जैसे कि आप जो जर्नल बनाते हैं, आप जो जर्नल लेजर बनाते हैं, आप जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सब क्या होता है? ये बहुत ही डिटेल्ड है। अब इस जर्नल के अंदर आप सैलरी 50 लोगों को देते हैं, तो आप कितनी ट्रांजैक्शन लिखते होंगे? 50। लेकिन आप अगर यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएं, अपने इनकम स्टेटमेंट में, तो आप क्या लिखते हैं? सिर्फ अमाउंट, सैलरी एक्सपेंस के नाम से सैलरी लिख देंगे एक्सपेंस के कॉलम के अंदर। तो इसका मतलब कि सर यहां पर ये क्या है? ये बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है। तो वो चाहे तो आपकी बुक्स या चाहे तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन कर सकता है? लेकिन परमिशन से। किसकी? SECP की। समझ आई बात या नहीं? अब अगर आप देखें ना, तो आपको ये पॉइंट्स याद हो गए। ऐसा ही है क्या? नहीं। सबसे पहले अगर देखो तो सबसे पहले 2 सर्टिफिकेट्स बता भाई। सर्टिफिकेट ऑफ, पहले कमिंसमेंट थोड़ी मिलता है, पहले आपको याद रखने के लिए ये बता रहा था ताकि आपको याद हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट, ये दोनों चीजें आपको किससे मिलेंगी? फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ MOA और AOA और उनकी अमेंडमेंट या उनकी ऑल्टरेशन, वो भी कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार। ऐसा ही है। फिर मैंने आपको क्या बताया? नेम को रिजर्व करवाना हो, होल्ड करवाना हो, रेक्टिफाई करवाना हो, अप्रूव करवाना हो, चेंज करवाना हो, ये सारे के सारे काम ये कर सकता है। सर मुझे याद रखने के लिए ना कोई चीज बता दें। स्टार्ट की 2 बातें, अगर आपको खाली ये पता है ना सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट के अंदर आप 2 बातें खुद याद आ जाएंगी। 1 सर्टिफिकेट, 2 MOA AOA, 3 नेम। अगर आपको ये 3 वर्ड्स पता हैं, आपको फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार 5 नंबर का लिखने का पता है तकरीबन, हाँ या ना? ऐसा ही है ना? इसके बाद अगली बात बताओ।
हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपनी चीजें किसको जमा करवानी पड़ती हैं, रजिस्ट्रार को। अब अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवाने हैं, नोटिस जमा करवाने हैं, तो इससे रिलेटेड आपको मजीद 2 बातें पता लग जाएंगी, क्योंकि आपको अपनी बुक्स इंस्पेक्ट भी कर सकता है और वो आपके अकाउंट्स को भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। ये भी इसके पास फंक्शंस हैं। और सर आपके बुक्स एंड अकाउंट से रिलेटेड कौन सी चीजें जो आपने प्लेज करवाई हुई हैं, मॉर्गेज करवाई हुई हैं या फिर आपने चार्ज करवाई हुई हैं, ये तमाम की तमाम चीजें भी आपको क्या करनी पड़ती है, इसको बतानी पड़ती है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ता है आपको, अपने मॉर्गेज, प्लेज, ये वाली चीजें बतानी पड़ती हैं, ऐसा ही भेजना पड़ता है। और तीसरा कि सर वो अगर चाहे तो आके इंस्पेक्ट भी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और आके किसी भी ऑफिसर को कॉल भी कर सकता है, बुला भी सकता है, बोला भाई इंफॉर्मेशन दे मेरे को, यस और नो। और एजीएम को क्या कर सकता है कि टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। आसान आसान हो गया, कोई मसले की बात तो थी नहीं। और हमें एसईसीपी के फंक्शंस पता लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आओ सॉरी चेक कर रहा था। अब आप अपने पास लिखो एसईसीपी के बारे में जरा। सर एसईसीपी क्या है? दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमीशन बगैर कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल गुड क्वेश्चन सर। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के बगैर कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। क्या हर कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी है? कमिटमेंट सर्टिफिकेट बोला था ना? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट नहीं कर सकती सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के बगैर। अगर वो कमिटमेंट का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, आप खुद बताओ क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। सर क्या ये सर्टिफिकेट हर कंपनी के लिए जरूरी है? नहीं, ये सर्टिफिकेट हर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए ज़रूरी है उनके बारे में अभी बता देंगे आपको। एसईसीपी के बारे में ज़रा लिखिएगा अपने पास। सर एसईसीपी जो है, इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस हैं कितने? इसके टोटल नंबर ऑफ 8 ऑफिसेस हैं। 8 कितने हैं? 8। सबसे पहला सर एसईसीपी का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होगा। पूछ रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे। इस्लामाबाद, हाँ क्वेश्चन मार्क यूं कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस्लामाबाद में होगा, लाहौर में होगा, कराची में होगा, फैसलाबाद में होगा, मुल्तान में होगा, सखर में होगा, लारकाना में होगा। कहाँ होगा बताओ? कराची में होना चाहिए, या जो आपका कैपिटल है वहां पे होना चाहिए, इस्लामाबाद में होना चाहिए। हाँ हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। अभी भाई आपका जो कैपिटल सिटी है ना, वहां पर इसका सबसे बड़ा हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? इस्लामाबाद में। कहां पर है? इस्लामाबाद में। एक हेड ऑफिस याद रह गया। इसके बाद 4 डिफरेंट प्रोविंस के अंदर इसके हेड ऑफिस हैं, और वो प्रोविंस के जो सबसे बड़े मशहूर शहर होंगे उनके अंदर होगा। जरा सोचते हैं, सिंध का सबसे बड़ा शहर और मशहूर शहर सोचो, कराची। तो इसका मतलब सिंध का कहां पे है? कराची। दूसरा नाम पता लग गया? जी रीजनल ऑफिसेस। पंजाब का मशहूर लाहौर, लिख दूसरा लाहौर। इस्लामाबाद तो अबे इस्लामाबाद तो एक अलग कैपिटल सिटी है ना, उसका तो आ गया ना हेड ऑफिस। लाहौर, पंजाब का लाहौर में। पेशावर, हाँ ना। तो आपको क्या लगता है ये? अभी बता रहा हूँ ना, आगे भी ये तो याद नहीं कर रहा हूँ हाथ के हाथ।
फिर तू घर पे बैठ के रट्टे मारता रही हो आंखें बंद करके। याद भी करवा रहा हूँ हाथ के हाथ भाई, ताकि तुम्हें ये वो घर जाके रट्टे वाला तुम्हारा सीन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी लॉजिक पता होगी तो वो याद तुम्हें खुद हो जाएगा। हाँ भाई, पेशावर का सॉरी केपीके का कहाँ पर होगा? पेशावर में। उल्टा हो गया भाई। हाँ उल्टा हो गया यार। सर बलूचिस्तान का कोयटा। तो टोटल कितने ऑफिसेज हमें पता लग गए? एक हेड ऑफिस, 4 रीजनल ऑफिस। हेड ऑफिस कहां पर है? इस्लामाबाद में। फिर 4 हमने कैसे याद रखे? प्रोविंस के हिसाब से। हाँ या ना? हाँ 4। बाकी सर और कहां पे है? मुल्तान। लेकिन बाकी 8 है ना टोटल, तो बाकी भी तो है 3। मुल्तान, फैसलाबाद, सखर। बेटा ये ऐसा भी कर सकता है आपके साथ कि आप पूछने का कह रहे हैं, वो ऐसा भी कर सकता है कि अभी शायद अर्ली हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। अर्ली हो जाएगी ना? अरे प्रोविंस भाई फर्ज करो बता देते हैं, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। मैं सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा अभी, क्यों? अभी मकसद कुछ और आपको बताना है। एक ऑफिस है लाहौर में, लाहौर से वो ऑफिस शिफ्ट हो रहा है कराची में, वैसा हो सकता है ना? तो अभी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहां पे रखे हुए होंगे? फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अब वो लाहौर से उठ के कहां पे जा रहा है? तो आप उसके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहां पे मूव करेंगे? प्रोविंस बदल रहा है नहीं बदल रहा? सर लाहौर से ऑफिस उठ के जा रहा है मुल्तान में, सिटी बदल रहा है नहीं बदल रहा? क्या प्रोविंस बदल रहा है? प्रोविंस नहीं बदल रहा। तो वो आपको प्रोविंस के अंदर के शहर भी बता सकता है। बोला बता आप क्या करेगा? समझ आ रही बात? तो वो आपको मैं बताऊंगा क्या करेगा। हाँ उसके क्राइटेरिया अंदर का समझ आ रही? अभी आप सोचो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा भैया 8 जगह है, ठीक है। आप ज्यादा जितनी टेंशन लेते जाओगे ना फंसते जाओगे। इसमें बिल्कुल सिंपल रखना, ताकि आप साथ साथ याद भी करते जाओ। बोला हाँ भाई ये भी हो गई ये बातें, हमें ये पता है। टोटल कितने ऑफिसेज हैं बेटा? 8 ऑफिसेज। एक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सखर। एक और आसान खाली कर रहा हूं थोड़ा सा। मुझे खाली आप ये बता दो कि टोटल पंजाब के अंदर कितने ऑफिसेज हैं? कौन था जिसने 4 बोला? हाँ वेरी गुड। 4 वैसे किसने बोला था? उसने कैपिटल सिटी को भी काउंट कर लिया था, उसको अलग रखते हैं। सर पंजाब में हमारे पास है, इस्लामाबाद नहीं मिला रहे हैं। इस्लामाबाद तो कैपिटल सिटी है। आपका लाहौर? हाँ भाई बोलो ना यार। मुल्तान और सर क्या ये मुझे पता होना चाहिए? हाँ पता होना चाहिए। केस में अगर आपको घुमाने की कोशिश करें ना, बोला सर मुझे टेक्निकली में बहुत साउंड था, बस मुझे ये प्रोविंस में रोमेंस में जनरल नॉलेज थोड़ी सी वीक थी, मैं हिल गया, इसलिए लिखवा रहा हूं। सर सिंध में, वेरी गुड। कराची, शाबाश, सही है, आपका काम पूरा है यहां तक, माशाल्लाह। समझ आ गई ना बात? लिख लीजिएगा अपने पास। सर हमें 8 ऑफिसेस के नाम पता लग गए। अब आप अपने पास लिखेंगे कि सर जो SECP है वो किसे रेगुलेट करती है, कौन सी कंपनीज को रेगुलेट करती है? नंबर 1 ऑल द कंपनीज, सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है।
मुल्तान के बाद क्या लिखा है बेटा? फैसलाबाद, फैसलाबाद लिखा है, और सिंध के नीचे कराची और सक्कर लिखा है, ठीक है? नहीं ये तो उनको बता रखा। मैंने ये कहा कि SECP किन कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है? पहली चीज, सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है, कि सबका बाप है ना SECP। फिर सर यहां पर बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज दोनों आती हैं, और किसको रेगुलेट करता है? बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। और किनको देखता है? इंश्योरेंस कंपनीज को एंड मुदारबा कंपनीज को। ठीक है? अब आप अपने पास लिखेंगे पावर्स या फंक्शंस ऑफ SECP क्या है। SECP क्या काम करता है? SECP के पास क्या पावर्स हैं? सर सारे काम तो रजिस्ट्रार कर रहा है, तो SECP क्या करता होगा? अभी देखते हैं ना, एक ऐसी कंपनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार नहीं कर सकता, SECP करता है, और वो सर्टिफिकेट है, वो कंपनी है, उसे हम कहते हैं NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट SECP इशू करता है। फर्क भी पता लग रहा होगा, बोला वो वाले सर्टिफिकेट इशू करता है, और ये सिर्फ NPO के लिए सर्टिफिकेट इशू करता है। मेरा आपसे एक सवाल, कंपनी का नाम रिजर्व कौन करता है? रजिस्ट्रार। कंपनी के नाम को ऑल्टर कौन करता है? सब कुछ रजिस्ट्रार करता है। नाम के बारे में एक चीज SECP करता है। अगर आपको कोई स्पेशल नाम रखना है, कोई स्पेशल आपको नाम रखना है, तो या कोई ऐसे वर्ड्स का नाम रखना है जो कि अलाउ नहीं है, तो उसकी परमिशन आपको कहां से मिलेगी? उसकी परमिशन आपको SECP से मिलेगी। जैसे कि सर मैं आर्मी कंपनी नाम रखना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये वो नाम है जिनकी परमिशन किसने दी हुई होगी? SECP ने दी हुई होगी। ऐसे नाम आपको रखना अलाउ थोड़ी है, हाँ है ना? हाँ, कायदे आदम वगैरह हैं, या ऐसे कोई नाम है जो स्पेशल नेम है, सर वो नाम आप नहीं रख सकते, तो वहां उसकी परमिशन आपको कहां से मिलेगी? वो आपको SECP बोलेगा। सर हमारे मोहल्ले में स्कूल है कायदे आज़म पब्लिक। हाँ वेरी गुड, इनके मोहल्ले में स्कूल है कायदे आज़म पब्लिक स्कूल। बेटा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना यार, इलीगल होगा वो बंदा। अच्छा नहीं वो स्कूल है पर प्राइवेट चला रहे हैं, प्राइवेटली चला रहे हैं ना वो, ठीक है ना? वो कंपनी के अंडर में नहीं आ रहा, वो कंपनी के अंडर में नहीं आ रहा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो कंपनी के अंडर की बात कर रहे हैं। मेरे घर के पास एक है जावेद मियादाद स्पोर्ट्स। अब जावेद मियादाद स्पोर्ट्स, अब आप सोचेंगे जावेद मियादाद के नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए यार? आ रही बात समझ? अल्लामा इकबाल के नाम से एक बुक शॉप है। अब आप सोचें भाई ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के ऊपर अप्लाई है, एप्लीकेबल है, ये इसके अलावा एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी कंपनी का पेटेंट दिया हुआ है स्पेसिफिक नाम से, फॉर एग्जांपल मेडी को आप उसी नाम से इनिशिएट करना चाह रहे हो, आपको SECP परमिशन दे सकते हैं? आप मुझे खुद बताओ, फर्ज करो किसी के घर वालों को अगर स्वाले का नाम अच्छा लगता है तो क्या वो स्वाले का नाम रख लें? रख लें। लेकिन अगर स्वाले की कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो क्या उसका नाम अगर आपको अच्छा लगता है तो रख लें? SECP से परमिशन ले सकते हैं? अबे तुझे क्या SECP क्या पागल का बच्चा है यार? माजरत
हाँ, मतलब यार ये कोई, आप सोचे ना यार, एससीसीबी कोई मतलब क्या है, ये कोई परमिशन दे देगा आपको? बोला भाई ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है तो मैं आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड कर दूं? मतलब एक नाम के दो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, एक नाम के दो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, आपका नाम इसका नाम सेम हो सकता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे दो नाम नहीं हो सकते। इशू हुआ था ना स्टारबक्स का, तो स्टारबक्स ने किया था। उसके ऊपर केस कर दिया था, पता है आपको? मोंटो नहीं, मुझे नहीं पता इसका, इसका पता है मुझे। हाँ कर सकते हैं, करते हैं लोग भाई, जाहिर सी बात है ना, आपने किससे परमिशन ली हुई है यार? आगे बात समझ में? तो एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में? एससीसीपी के फंक्शंस के बारे में। तो हमें दो बातें पता लगी हैं, दो कौन सी? पहली, सर ये सर्टिफिकेट किनको इशू करते हैं? एनपीओस को। दूसरा, स्पेशल वर्ड्स की परमिशन आपको कहां से मिलेगी? एससीसीपी से। तीसरा, सर मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि ये एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड को, या होल्ड कर सकते हैं टाइम पीरियड को, किसके? एजीएम को, जर्नल मीटिंग के टाइम पीरियड को क्या कर सकते हैं? लेकिन मैंने एक चीज और लिखवाई थी आगे, अदर देन लिस्टेड कंपनी। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी के टाइम पीरियड को एक्सटेंड और होल्ड कौन करवा सकता है? एससीसीपी। शाबाश, लिखिएगा। अगली बात, सर आपने स्टार्ट में हमें डॉक्यूमेंट्स के 3 नाम बताए थे, देखो बताया था कहीं, क्या क्या बताया था? प्रोस्पेक्टस बताया था ना सर, लेकिन अभी जो आपने रजिस्ट्रार में जो हमें इंफॉर्मेशन दी ना, वो आपने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की दी, आपने प्रोस्पेक्टस के बारे में तो बोला नहीं, और आपने पूछा भी नहीं कि सर वो पहले आपने हमें 3 डॉक्यूमेंट लिखवाए थे, लेकिन आपने कहा कि रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? ये वाले 2 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। तो सर तीसरा एससीसीपी, वो तीसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है? प्रोस्पेक्टस। तो यानी प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल कौन करके देता है? उसको रजिस्टर्ड कौन करता है? एससीसीपी करता है। और सर प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनीज के? लिस्टेड कंपनीज के। लिस्टेड कंपनीज के। सर अगली बात, क्योंकि अदर देन लिस्टेड के लिए प्रोस्पेक्टस जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है? इनविटेशन देना। तो इनवाइट जनरल पब्लिक को करता कौन है? लिस्टेड कंपनी। तो इसी वजह से टेक्निकली आप हर चीज को लिंक कर सकते हो, टेक्निकली चीजें लिंक हो रही हैं। भैया मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? क्या अनलिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? क्या लिस्टेड कंपनी कर सकती है? कर सकती है। तो प्रोस्पेक्टस है क्या? इनविटेशन तो है। तो प्रोस्पेक्टस बनाता ही कौन है? लिस्टेड कंपनीज बनाती हैं, हाँ या ना? तो सर लिस्टेड कंपनी का ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसकी अप्रूवल रजिस्ट्रेशन कौन करता है? एससीसीपी। अब आप सोचेंगे भाई ये ऐसी क्या बात है इसमें? देखो भाई, आपकी स्कूल आपने पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी है, नहीं मतलब अब सबका ना एक प्रोस्पेक्टस बना हुआ होता है, एक इनविटेशन बना हुआ होता है। वो इनविटेशन के अंदर ना पता है क्या क्या लिखते हैं? हमारे यहाँ पे हम बच्चों को एआई सिखाते हैं, हम यहाँ पे पता नहीं क्या ये इंफॉर्मेशन सिखाते हैं, और हमारे यहाँ पे रोबोटिक, हमारे यहाँ पे वीकली बेसिस पे हम इस तरह का वो कराते हैं। अब हुआ क्या, एक बार इन्होंने रोबोटिक कोई वो करा दिया और पिक्चर्स ले ली।
अब वो ना सारी जिंदगी वो वाली पिक्चर्स को क्या करेंगे, मार्केट। इसी तरह तेरे को मैं अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बढ़ाते हुए। फिर इसी तरह अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो सर, लाइब्रेरी के अंदर जिंदगी में एक बार लेके गए होंगे, पिक्चर्स ले ली। हमारे यहाँ लाइब्रेरी होती है, बच्चे इंग्लिश की किताबें रीड कर रहे हैं। उस दिन बोला बेटा इंग्लिश के पीरियड में ना अपन लाइब्रेरी जाते हैं, वहां पे इंग्लिश की डिफरेंट किताबें उठा लेते हैं। अब बच्चों की तस्वीरें, बोला बच्चे तो ये इंग्लिश पढ़ते हैं फुल। अब इसका मतलब सर इसके बाद चेक कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। तो प्रोस्पेक्टस जो है, इसमें भी आप चाहो तो जर्नल पब्लिक के जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में लेकर आओ, जो बकवास करो, जो झूठ बोलो, जो जन्नती माहौल आप क्रिएट कर लो। तो इसका मतलब वो जन्नती माहौल अगर झूठ की बेस पे अगर तुमने क्रिएट किया है, एससीसीपी तुम्हारा प्रोस्पेक्टस अप्रूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब वो सच्चाई की बुनियाद के ऊपर एक प्रोस्पेक्टस बनाया जा रहा होता है। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के मुकाबले में एक बड़ा डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर हर इंफॉर्मेशन होती है। फ्यूचर प्लान्स भी उसके अंदर होते हैं। सर हमारे डायरेक्टर्स कौन है, ये भी उसके अंदर होता है। हमारे मेजर क्लाइंट्स कौन है, ये भी इसके अंदर होता है। हमारे मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, ये भी इसके अंदर होता है। मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन। सर खाली अच्छी इंफॉर्मेशन या बुरी इंफॉर्मेशन भी, सारी इंफॉर्मेशन। गॉट मी पॉइंट? किसके अंदर होगी? प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इसी वजह से प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल किसने अपने हाथ में रखी? एससीसीपी ने अपने हाथ में रखी। लिख लो अपने पास। सही है? बेचारे कुछ लोग यहीं पे बैठे हैं 10 बजे से। मजा आ रहा है। नींद आ रही है ना? नहीं तो जमाइए क्यों ले रहे थे? क्या? मैंने देखा नहीं कभी। नहीं वैसे सच्चा है यार, सच्चा है यार। प्रोस्पेक्टस यहाँ का मैंने देखा है। आप टीचर आपको नहीं मैंने वैसे इतना कोई वो नहीं देखा, लेकिन मैं पता है यार चीजें होती हैं। पिक्चर आज तक लगा कौन सी? याद होगा। हाँ तो इसके बाद वहां भी तो गए थे अभी ये यार, लेकिन गए तो थे ना। जगह है या नहीं है यार? जगह तो है ना। एससीसीपी जो है वो अदर जो दूसरी कंपनी के उसका ही करेगी या फिर लिस्टेड कंपनी का ही करेगी? रजिस्ट्रार के पास दूसरी कंपनी का होता है। प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हो मेरे बच्चे? यही मैंने अभी बताया कि प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत जो है वो सिर्फ होती ही लिस्टेड कंपनी को है। बाकी कंपनीज को प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनको जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना। समझेंगे नहीं? बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। नहीं है। रजिस्ट्रार की ये काम है, ये काम उसको असाइंड किए हुए हैं। असाइंड ये समझो ये बाप आदमी है, उसने इसको असाइंड किए हैं काम के, भैया ये काम तुम करोगे। आ रही बात समझ? सर आपने पिछले लेक्चर में बताया कि एनओआई सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जी। तो वो एससीसीपी क्यों नहीं अप्रूव करता? हालांकि आपने नहीं बताया। देखिए भाई, मैंने कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन के लिहाज से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन ही कम है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन ही कम है। कुछ क्लॉजेज हैं उसके अंदर। वो क्लॉजेज आपको शायद, ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई तीन पेजेस में दिख जाएगा, 4 पेजेस में दिख जाएगा। इतना छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली रीड करके प्रूफ करके फिर काम करना है। बात समझ आ रही है? उसमें काम ज्यादा है प्रोस्पेक्टस में। डन? अब फिर आप अपने पास लिखेंगे, सर अगर डायरेक्टर्स को लोन चाहिए, भैया पहले समझ लो एक बात यार, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको लोन चाहिए होगा, आप किसके पास आओगे? मेरे पास। हाँ है ना? मुझसे कहोगे आप यार मुझे लोन चाहिए, मैं आपका लोन अप्रूव कर रहा हूं।
जब मैं सोच रहा हूं यार मैं इसका लोन अप्रूव कर रहा हूं, अपना क्यों नहीं कर लेता? भाई मैं डायरेक्टर हूं ना, मैं अपना भी कर लूं। तो इसका मतलब कोई डायरेक्टर कभी भी अपना लोन अप्रूव नहीं कर सकता। भाई फर्ज करो मैं अगर पेपर दूं और मैं बोलूं अबे मैं तो पेपर चेक करूं, तो आप क्या जिंदगी के सारे जितने तू एग्जाम देगा उसमें अपनी कॉपी तू खुद चेक करेगा क्या? नहीं। आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं लोगों के एम्प्लॉइज के लोन अप्रूव कर सकता हूं, अपने लोन अप्रूव नहीं कर सकता। तो हमारे लोन कौन अप्रूव करेगा? वो एसईसीपी अप्रूव करेगा। जी, डायरेक्टर्स के। अब सर अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारी कंपनी का अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारी कंपनी का सीएफओ है और वो सीएफओ सर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है और सर उस सीएफओ ने ऑलरेडी लोन भी लिया हुआ है, एक सीएफओ ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है? लोन भी लिया हुआ है। तो सर क्या वो सीएफओ अब डायरेक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता? सवाल समझिएगा। इसका मतलब कि सर सीएफओ अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? एसईसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कि वरना तो इस तरह तो हर बंदा क्या करेगा? डायरेक्टर बन के लोन नहीं लेगा। पहले उस कैपेसिटी के अंदर सीएफओ और इस तरह एम्प्लॉय की कैपेसिटी में लोन ले लेगा। लोन लेने के बाद अपने आप को एज अ डायरेक्टर बनाने के लिए अप्लाई कर देगा। तो फिर तो कोई भी बंदा ऐसे लोन लिया हुआ बंदा डायरेक्टर बन जाएगा। तो इसी वजह से क्या कहा कि बोला बेटा ऐसा घूम के आने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई सीएफओ डायरेक्टर बनना चाहता है और उसने लोन लिया हुआ है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लोन की वजह से क्या करना पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे? एसईसीपी से। सर डायरेक्टर तो शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं तो ये भैया मैंने डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए नहीं बोला, मैंने इसी वजह से लोन बोला। लोन, उसने लोन लिया हुआ है तो और वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो लोन की वजह से सर, क्योंकि लोन कौन अप्रूव कर रहा है? एसईसीपी। तो एसईसीपी उस लोन की वजह से ये सिर्फ देखेगा, और डायरेक्टर बनना ना बनना वो एजीएम में डिसाइड होगा। अरे बस वो एजीएम में डिसाइड होगा, लेकिन ये लोन की वजह से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे? एसईसीपी से। वरना तो कोई भी बंदा क्या करेगा? डायरेक्टर की पोजीशन पे मुंह उठा के आ जाएगा। आगे बात समझ? हाँ भाई, अब सर क्या ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रार हमारे साथ कोई काम गलत करे? भाई फर्ज करो मुझे मेरा नाम अप्रूव करवाना था और रजिस्ट्रार ने वो अप्रूव नहीं किया, मैं कहाँ जाऊं? एसईसीपी के पास। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एसईसीपी आपके साथ कुछ गलत कर दे? हो सकता है ना। वहां जरा देखो, एक्सटर्नल रेगुलेशन लिखी है मैंने। एक्सटर्नल रेगुलेशन में मैंने कितने लोग लिखे हैं? एसईसीपी, रजिस्ट्रार, और अगर रजिस्ट्रार ने आपके साथ कोई नाइंसाफी की तो आपके पास कोई दरवाजा है नॉक करने के लिए? वो किसका दरवाजा है? और एसईसीपी अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी कर दे तो क्या आपके पास कोई दरवाजा है नॉक करने के लिए? और वो कौन सा है? वो है कोर्ट का दरवाजा। आ रही है बात समझ? हाँ है ना। तो इसका मतलब कि क्या सर आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट एसईसीपी? जी हाँ, लिख लें। अगर कोर्ट से फिटनेस ना हो तो हायर कौन जा सकता? क्या? कोर्ट से फिटनेस ना हो हायर कौन जा सकता? हाँ, कोर्ट का मतलब तो कोई भी कोर्ट जाओ। इस केस के ऊपर हाँ 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 बिल्कुल।
1 बजे तक। इसके बाद क्लास है कोई? ये वाली बात समझ आई है? फिर आप अपने पास लिखें द कोर्ट, ताकि एक्सटर्नल रेगुलेशंस निपटा देना यार। सर ज़्यादा पावरफुल एससीसीपी है या रजिस्ट्रार? आप मुझे ये बता दें एक सवाल का जवाब, अगर रजिस्ट्रार अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है तो आप किसके पास जा रहे हैं? इसका मतलब पावरफुल कौन हुआ? एससीसीपी। भाई आपका बड़ा भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी करे तो आप किसके पास जाते हैं? अब्बा के पास। और अब्बा अगर नाइंसाफ़ी करे अम्मा के पास। तो इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? अरे वैसे तो आपको ये करना पड़ेगा ना। तो इट मींस इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता लग जाए कि इनमें पावरफुल कौन है। ठीक है सर, आप कोर्ट में कब कब जा सकते हैं? याद रखें, आप सिर्फ जस्टिस के लिए जाते हैं कोर्ट में, इंसाफ के लिए जाते हैं। भैया हमें इंसाफ नहीं मिला हुआ, हमें आप इंसाफ दे दें। तो आप इंसाफ के लिए कहाँ पे जाते हैं? कोर्ट में। पहली चीज़, सर मैं कोर्ट में कब जाऊंगा? जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में मैनिपुलेशन हुई है या कोई धांधली हुई है, इस डायरेक्टर को इलेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी एजीएम के अंदर हम सब ने वोट किए, इस भाई को इलेक्ट होके निकल गए, ये वाले भाई आ गए, तो हमें ये नहीं लगेगा कि यार धांधली हुई है हमारे साथ? अरे हो रही है उसको छोड़, लेकिन हमें नहीं लगेगा हुई है या नहीं हुई? तो इसका मतलब सर जब भी कभी डायरेक्टर्स के इलेक्शन के अंदर अगर हमें लगेगा कि किसी भी किस्म की कोई धांधली हुई तो हम कहां पे चले जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे। यस और नो? दूसरी बात लिख रहे हो ना, अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी धांधली होगी तो हम कहां पे चले जाएंगे? कोर्ट में। दूसरा, सर मीटिंग्स जिस तरीके से प्रोसीड होनी चाहिए थी, अगर मीटिंग्स उस तरीके से प्रोसीड नहीं हुई, अगर मीटिंग उस तरीके से प्रोसीड नहीं हुई, तब भी हम क्या कर देंगे? हम कोर्ट में जा सकते हैं। सही है? तीसरी चीज, सर जब आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को क्या कर रहे होंगे? वेरी कर रहे होंगे, चेंज कर देंगे अपनी मर्जी से। जब आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को क्या कर देंगे? वेरी कर देंगे या चेंज कर देंगे, सर तब भी क्या हो जाएगा? आप कहां पे जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। आ रही है बात समझ? ये तीन चीजों के लिए आप कहां पे जाएंगे? कोर्ट में। अब सर जल्दी से एक नजर ये सारी चीजें सुन लेते हैं, स्पीडी रिकैप कर लेते हैं एकता कपूर वाला, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि सर कंपनी के रेगुलेटर्स कौन है या कंपनी के पास ऑथराइजेशन कौन कौन सी होती है। दो किस्म की चीजें हैं, वन इज एक्सटर्नल, अदर वन इज इंटरनल। सर एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास कितने आते हैं? तीन, वन इज रजिस्ट्रार, एससीसीपी और कोर्ट। और इंटरनल के अंदर हमारे पास कितने आते हैं? दो, वन इज मेंबर, अदर वन इज डायरेक्टर्स। फिर सर हमने बात की कि फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार कौन से होते हैं, तो हमें क्या क्या पता लग गया? पहली चीज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर कितने? दो, वन इज कौन सा सर्टिफिकेट इशू करके देता है आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट। फिर हमें क्या याद रखना था? सर एमओए और एओए, दो बातें इसके अंदर भी हैं। एमओए और एओए में वो क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। यस और नो? यार एक बात एससीसीपी में रहती है, वो अभी आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एकदम से अल्लाह के शुक्र याद आ गई है, वो रिवाइज कर ले फिर आप। वो मैं फिर से चली गई तो हाँ भाई वो वाली बात लिखो, एससीसीपी में जाओ, एससीसीपी पे जाओ, एससीसीपी का एक और फंक्शन या पावर्स लिख कर आओ। वो ये कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पूरी अप्रूवल कौन देता है?
रजिस्ट्रार। उसको ऑल्टर भी कौन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पैराग्राफ है सर जिसके ऑल्टर करने की अप्रूवल सिर्फ एससीसीपी दे सकता है। सारे पैराग्राफ्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगर ऑल्टर करने, चेंज करने, अमेंडमेंट करने कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार। सिर्फ एक ऐसा क्लॉज है जिसके ऑल्टर करने की अप्रूवल आपको कौन देगा? एससीसीपी। कौन देगा? एससीसीपी। वो एक क्लॉज है कौन सा? हाँ, वो है प्लेस क्लॉज, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्लेस क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज या लोकेशन क्लॉज, इसके सारे नाम है ये। समझिएगा जरा सर, सारे क्लॉजेस की अमेंडमेंट कौन कर सकता है? रजिस्ट्रार। एक ऐसा एमओए का वाहिद क्लॉज है जिसकी ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एससीसीपी। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? एससीसीपी कर सकता है। और वो कौन सा है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सर इसकी अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल देने के बाद उसको अमेंड रजिस्ट्रार ही करेगा। यानी एक ऐसा क्लॉज है जिसके अमेंडमेंट की अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? लिख लेना इस बात को, आगे जाके काम आएगी। इसके अमेंडमेंट की अप्रूवल एससीसीपी देगा कि ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। हाँ, करके आपको रजिस्ट्रार ही देगा। परमिशन आपको वहां से मिलेगी एससीसीपी से। किस क्लॉज की? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की परमिशन। सही है? बात समझ आ रही है? सर रजिस्ट्रार और एससीसीपी की कहानियां आसान हो रही हैं। लिस्टेड कंपनी की, अब मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूं, लिस्टेड कंपनी, पर्चे नहीं घुमाना, लिस्टेड कंपनी की एजीएम होल्ड या एक्सटेंड करनी हो कौन करेगा? एससीसीपी। शाबाश। फिर सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या कंपनी आपने कमिंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए सर, आप और वो कंपनी है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एससीसीपी। अदर देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार। सर आपके 8 ऑफिसेज हैं, किसके? एससीसीपी के। एक कहां पे है? 4 कहां पे है? प्रोविंस के हिसाब से। 3 मुल्तान, सक्खर, फैसलाबाद। ऐसा ही है। फिर सर आपके जो चार्ज है, कोई चीज आपने चार्ज करवाई है, कोई चीज आपने मॉर्गेज करवाई है, कोई चीज आपने प्लेज करवाई है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कोई नोटिसेस हैं, सर वो सारी की सारी चीजें आपको किसके पास जमा करवानी पड़ती हैं? रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ती है। कहां पे जमा करवानी पड़ती है भाई? रजिस्ट्रार के पास। ऐसा ही है। तीसरा पॉइंट जरा बता दो। एक पॉइंट तो हमारे पास था एमओए एओए वाला, एक पॉइंट हमारे पास था सर्टिफिकेट वाला, एक पॉइंट हमारे पास था नेम वाला। अगर 5 नंबर का पूछ लिया ना तो आप ये 4 चीजें भी यूं पॉइंट वाइज बता दोगे, आपकी जिंदगी सुकून में है। फर्क बताना है नेम वाले में। नेम में एक ऐसा काम है जो एससीसीपी कर सकता है। इस स्पेशल नेम की परमिशन आपको सिर्फ एससीसीपी दे सकता है, वरना सारी परमिशन आपको कहां से मिल जाएंगी? समझ आ गया? याद हो गया? पक्की बात है। घर पे जाके खाली 2, 3, 4 बार पढ़ लोगे ना स्पीड में भी इंशाल्लाह, तो आपको याद हुआ होगा। कोई सवाल तो नहीं पूछना? पक्की बात है? समझ आ गया सब कुछ? चलो भाई, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, बोलो ना। अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते तुम लोग? अब अल्लाह की इतनी नेमतों में बैठे हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा हुआ है, अल्लाह तुम्हें ऐसा बंदा दिया है कि जो तुम्हें याद भी करवा दे
मतलब अल्लाह के शुक्र तो बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो से अल्हम्दुलिल्लाह। चलो स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह ताला आपसे हमारी मुलाकात होगी कल अल्लाह के हुक्म से। सर कोर्ट की पावर्स दोबारा बता दे भाई। कोर्ट्स की पावर्स मैंने भाई, कोर्ट की पावर बता भाई। एक, कोर्ट में हम जाते तो जस्टिस के लिए हैं। कोर्ट की सबसे पहला कि सर अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई धांधली होगी, कहां पे जाऊंगा? कोर्ट में। सर जर्नल मीटिंग्स के प्रोसीजर्स में अगर किसी भी किस्म का कोई मतलब जैसी मीटिंग होनी चाहिए, सर कैसी होनी चाहिए, क्या किसी ने कोई बताया है? हाँ आपको बताया हुआ है कि मीटिंग इस तरह से कंडक्ट होगी, इसका ये फॉर्मेट होगा, इसमें इतना इतना कॉरम होगा, ये सारी चीजें बताई हुई है। अगर उस तरह से ना कंडक्ट की गई, इसका मतलब हम कहां पे चले जाएंगे? कोर्ट में। और अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, वेरी कर दिया गया, हम कहां पे चले जाएंगे? ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह की मदद आप सबको। अल्लाह हाफिज।